प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 12 ऊष्मागतिकी के भाग 4 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, भाग 1, 2 और 3 का अध्ययन आपने कर लिया है। भाग 3 में हमने रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम का बहुत ही अच्छे से डिटेल में अध्ययन किया। आइए देखते हैं कि भाग 4 में आज हमारे चर्चा के बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ऊष्मा इंजन के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊष्मा इंजन की दक्षता को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है इसको देखेंगे, समझेंगे और उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को जानेंगे और फिर कार्नोट इंजन तथा कार्नोट प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ऊष्मा इंजन के बारे में जानते हैं। ऊष्मा इंजन क्या होता है? ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसमें निकाय द्वारा चक्रीय प्रक्रम पूरा कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा कार्य में रूपांतरित होती है। बच्चों, चक्रीय प्रक्रम क्या होता है एक बार और आप जान लीजिए कि जब भी कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है तो उसे हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। चूंकि चक्रीय प्रक्रम में अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए चक्रीय प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होता, अर्थात डेल्टा U = 0। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस W से, देखिए डेल्टा U 0 हो जाएगा तो डेल्टा Q = W, अर्थात जो भी ऊष्मा निकाय को दी जाएगी वो उसके द्वारा कार्य करने में संपादित होगी। तो बच्चों, ये था चक्रीय प्रक्रम। और ऊष्मा इंजन क्या होता है आप समझ गए होंगे। ऊष्मा इंजन के 3 मेन पार्ट होते हैं, जो 3 भाग होते हैं। एक है सोर्स, ऊष्मा स्रोत, उसके बाद से सिंक होता है और एक कार्यकारी पदार्थ होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से, जो कि T1 टेम्परेचर पे होता है, Q1 ऊष्मा लेता है और उसके कुछ भाग को वो कार्य में संपादित करता है और बाकी भाग को वो सिंक को देता है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है? किसी कार्यकारी पदार्थ द्वारा एक चक्र में किए गए उपयोगी यांत्रिक कार्य तथा स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा के अनुपात को इंजन की ऊष्मा दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए वर्किंग सब्सटेंस है जो वो सोर्स से Q1 ऊष्मा लेता है और इसको Q2 ऊष्मा सिंक को देता है और वर्क डन जो होता है वो W है। तो उस केस में जो ईटा = हो जाएगा, ईटा = W/Q1। तो W को हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 - Q2। तो यहाँ से ईटा = हो जाएगा Q1 - Q2/Q1 और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ईटा = 1 - Q2/Q1। बच्चों, यहाँ से देखिए यदि Q2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, अर्थात वर्किंग सब्सटेंस द्वारा जो सिंक को जो ऊष्मा दी जा रही है वो 0 हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यदि Q2 = 0, दिस इम्प्लाई ईटा = 1। जो ऊष्मा इंजन की दक्षता है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन है, वो 1 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो ऊष्मा इंजन है यदि ये Q2 0 हो जाए तो उसकी दक्षता 1 होगी, 100% उसकी इफिशियंसी होगी, जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार या ये कह लें कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही होती है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, ऐसा कोई इंजन नहीं होता है जिसकी इफिशियंसी 1 हो या जिसकी 100% इफिशियंसी हो।
यद्यपि हम उनके जो भी इंजन है उसमें जो भी हानि होती है जिससे उष्मा की हम कितना भी कम कर दें, लेकिन किसी भी इंजन की व्यवहार में उसकी इफिशियंसी 1 नहीं होती। तो इस प्रकार उष्मा इंजन की दक्षता की भी एक मौलिक सीमा होती है, जो प्रकृति के एक स्वतंत्र नियम जिसे हम उष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं उसके द्वारा वो सीमित होती है, जो उष्मा इंजन की जो क्षमता होती है। तो बच्चों, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लें कि मान लीजिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेज पे एक बुक रखी है। अगर हम बात करते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो वो ये पॉसिबल है कि वो बुक क्या होगा कि वो कुछ ऊंचाई पे अपने आप उठ जाए, क्योंकि मेज अपने द्वारा को ठंडा करके जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, वो बुक को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा और उसके कारण वो कुछ ऊंचाई तक बुक हो सकती है। लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं है। इसका मतलब कि कोई नियम है और जो कि उस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को नियंत्रित कर रहा है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम को नियंत्रित कर रहा है। तो बच्चों, वह नियम जो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित कुछ परिघटनाओं को स्वीकृत नहीं देता है, वो कहलाता है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। बच्चों, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम वास्तव में ये बताता है कि कोई भी ऐसा उष्मा इंजन उसकी इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती, या ये कह लें कि कोई भी प्रशीतक जिसका निष्पादन गुणांक अनंत नहीं होता है। तो उष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत को हम 2 कथनों में देख सकते हैं। पहला है केल्विन प्लांक कथन। ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी उष्मा भंडार से उष्मा का अवशोषण करना तथा उस उष्मा को पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना हो। जैसा कि हमने बताया, अर्थात कि किसी भी उष्मा इंजन की इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती। दूसरा है क्लासियस का कथन कि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में उष्मा स्थानांतरण हो। तो बच्चों, ये उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। आइए हम देखते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है यदि उसे इस प्रकार उत्क्रमित किया जाए कि निकाय व परिवेश दोनों अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस पहुंच जाएं और परिवेश में कहीं भी कोई परिवर्तन ना हो। आदर्शीकृत उत्क्रमणीय प्रक्रम स्थैतिकल्प प्रक्रम होता है जिसमें कोई भी क्षयकारी घटक जैसे घर्षण, श्यानता आदि विद्यमान नहीं रहते हैं। तो बच्चों, ऐसा प्रक्रम वास्तव में व्यवहार में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं कि यदि कोई बर्तन है जो कि चूल्हे पे रखा गया है और वो गर्म हो रहा है, तो क्या होता है कि जो उसकी पेदी होती है, जो आधार होता है, बर्तन के और भाग से ज़्यादा गर्म होता है। और यदि उसको हम बर्तन को उतार के रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण सभी दीवारों में होगा और बर्तन के सारे भाग एक समान रूप में हो जाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बर्तन की दीवार उष्मा को उत्सर्जित कर और उस भाग को, आधार को गर्म कर दें? जी नहीं, ऐसा व्यवहार में नहीं होता। इसी प्रकार यदि किचन है, किचन में सिलेंडर से गैस रिस रही है, तो होता क्या है कि जब सिलेंडर से गैस रिस रही होती है तो उसका विसरण होता है और पूरे किचन में फैल जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो विसरित गैस स्वतः आके उस सिलेंडर में भर जाए। तो इस प्रकार जो भी प्राकृतिक जो भी सामान्य घटनाएं हैं वो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होती हैं। और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ये आवश्यक है कि प्रक्रम जो हो स्थैतिकल्प प्रक्रम हो, जिसमें कोई भी क्षयकारी घटक जैसे घर्षण, श्यानता आदि विद्यमान नहीं होते हैं। तो उत्क्रमणीयता की शर्त क्या है, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? कि सबसे पहला है कि क्षयकारी बल जैसे घर्षण, श्यानता, अप्रत्यास्थता, विद्युत प्रतिरोध, चुंबकीय शैथिल्य इत्यादि पूर्णतया अनुपस्थित होने चाहिए। दूसरा,
प्रक्रम की किसी भी अवस्था में निकाय के दाब व ताप कभी भी बाह्य परिवेश से अधिक भिन्न नहीं होने चाहिए, अर्थात प्रक्रम तथा बाह्य परिवेश के बीच यांत्रिक, ऊष्मीय तथा रासायनिक साम्य बना रहना चाहिए। बच्चों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसे बिल्कुल ठीक उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। सभी व्यवहारिक प्रक्रम जैसे मुक्त प्रसार, जूल थॉम्सन प्रसार, तार का विद्युत द्वारा गर्म होना, द्रव तथा गैसों का मिश्रण इत्यादि अनुत्क्रमणीय प्रसार होता है। तो बच्चों, जितने भी व्यवहार में जो भी प्रक्रम होते हैं वो क्या होता है? वो सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ही होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक ये जो प्रक्रम है वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो फिर उत्क्रमणीयता की हम बात क्यों कर रहे हैं? वास्तव में अभी आप जब देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की, तो वहाँ पे जो परिकल्पना की गई थी वो उत्क्रमणीयता की ही बात की गई थी। पहले आइए हम देखते हैं कि कार्नोट या कार्नो इंजन क्या होता है। मान लीजिए कोई दो ऊष्मा स्रोत हैं, एक का ताप T1 है और दूसरे का ताप T2 है। उस दो स्रोत के बीच यदि कोई ऊष्मा इंजन कार्य करता है तो उस ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिकतम कब होगी और कौन से प्रक्रम, कौन से ऐसे चक्र अपनाए जाएं कि उस ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिकतम हो, इसको सबसे पहले फ्रेंच इंजीनियर शॉडी कार्नो ने इसका पता लगाया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो एक आदर्श इंजन है जिसकी दक्षता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंच इंजीनियर शॉडी कार्नो ने वास्तविक इंजन के सभी दोषों से मुक्त एक आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना की। इस इंजन की सबसे बड़ी सैद्धांतिक महत्ता यह है कि इसको मानक मानकर वास्तविक ऊष्मा इंजनों के कार्यों की जांच की जा सकती है। होता भी यही है कि जब भी हम किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता की बात करते हैं तो हम कार्नो इंजन से उसका कंपैरिजन करते हैं। कार्नो इंजन दो तापों के बीच कार्य करने वाला एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन होता है। बच्चों, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कार्नो इंजन का जो प्रबंध क्या है, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक ऊष्मा स्रोत होता है, यहाँ पे देखिए चित्र में A है जो T1 टेम्परेचर पे है, B एक सिंक होता है और C क्या है? एक अचालक कुचालक स्टैंड है, आधार है, और एक सिलेंडर होता है जिसकी दीवारें तो उष्मारोधी होती हैं लेकिन इसका जो बेस होता है वो कंडक्टिंग होता है, चालक पदार्थ का बना होता है। इसमें जो पिस्टन लगा होता है वो घर्षण रहित और उष्मारोधी होता है। इसमें मान लीजिए वर्किंग सब्सटेंस कोई गैस रखी गई है, यहाँ पे हम कल्पना कर लेते हैं कि आदर्श गैस है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में। बच्चों, सोर्स और सिंक की जो उष्मा धारिताएं अनंत होती हैं ताकि इसके टेम्परेचर हमेशा नियत रहे। सोर्स का T1 रहे और सिंक का हमेशा T2 रहे, उसमें कितना भी उष्मा को यदि लिया जाए या उष्मा को उससे बहिष्कृत किया जाए, उसमें उसके टेम्परेचर में कोई फर्क न पड़ता हो। तो कार्नोट ने ये बताया कि कौन से ऐसे चक्र अपनाएंगे जिससे कि उष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो मैक्सिमम होती है। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले यदि ये जो सिलेंडर है इसको हम सोर्स पे रखें। बच्चों, इस सिलेंडर को हम A, B, C किसी भी पे रख सकते हैं, उसमें कोई भी वर्क नहीं होगा। तो यदि हम सिलेंडर को इस सोर्स पे रखते हैं तो क्या होगा कि चूँकि ये भी कंडक्टिंग है और यहाँ इसका बेस कंडक्टिंग है और इस पे से प्रेशर हम कम करते जाएं। प्रेशर जैसे ही कम करते जाएंगे या ये कह लें कि इसमें से वाट धीरे धीरे हम हटाते जाएं, इस पे प्रेशर कम होगा। जब इसके ऊपर आएगा तो इसमें एक्सपेंशन होगा, गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी और इस एक्सपेंशन में उसके द्वारा जो वर्क डन है वो बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करेगी और उस कार्य के लिए वो आवश्यक उष्मा इस सोर्स से लेगी। तो अगर मान लीजिए कि जो ये निकाय है, जो हमारा आदर्श गैस है, उसका पोजीशन देखिए, मान लीजिए A पे पहला है P1, V1 और T1, वहाँ पे उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। और जब उसका यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है
टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो क्या है, समतापी परिवर्तन हो रहा है और वो अब स्टेट पे पहुंच जाती है। उसका प्रेशर घट के देखिए यहाँ से P2 हो जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ जा रहा है V1 से V2 और टेम्परेचर T1 है। तो ये इसके A से B तक ये समतापी वक्र को यहाँ पे दिखा रहा है। इसी प्रकार अब हम इस सिलेंडर को, ये जो स्टैंड है, कुचालक है, उस पर जैसे ही रखेंगे और फिर इसको उसके प्रेशर को और कम किया जाए, वाट को और कम किया जाए, तो क्या होगा कि इसमें गैस जो होगी वो एक्सपेंड होगी और बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करेगी। चूँकि अब इसमें ये यहाँ से बाहर से इसको उष्मा मिल नहीं रही है बाहर से, तो ये ऊर्जा होगी उसके आंतरिक ऊर्जा से ली जाएगी और उसका टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से इसका जो प्रेशर P2 V2 था, अब जाके प्रेशर P3 V3 और टेम्परेचर यहाँ पे T2 हो गया। पुनः तीसरे चरण में हम क्या करते हैं कि इस सिलेंडर को अब सिंक पे रखते हैं और सिंक पे अब क्या करते हैं कि इसमें संपीड़ित करते हैं, अर्थात उस पर प्रेशर बढ़ाते जाते हैं। तो क्या होगा कि अब उसके ताप में क्या होगा, जैसे बढ़ाएंगे उसमें ताप में वृद्धि होगी और चूंकि ये सुचालक है तो उसमें जो है उस निकाय से क्या होगा, सिंक में आ जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो C से D प्रोसेस है ये समतापी संपीड़न का है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे समतापी संपीड़न हो रहा है। अब चौथे चरण में पुनः हम इस सिलेंडर को इस स्टैंड पे रखते हैं और जैसे ही रखेंगे और इसको फिर संपीड़ित करते हैं, अचानक अब टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। चूँकि ये उसमें अब बाहर जा नहीं सकती तो इसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी उसमें। और इस प्रकार अब जो चौथे स्टेज में क्या हो जाएगा, P4 V4 T2 से ये P1 V1 T1 में अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार ये एक चक्र पूरा हो जाता है। निकाय क्या थी, अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है और इसे हम एक चक्र बोलते हैं। और इसे कार्यकारी पदार्थ एक चक्र को 4 प्रक्रमों में पूरा करता है। एक समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापी संपीड़न और चौथा रुद्धोष्म संपीड़न। इसे कार्नोट चक्र कहते हैं। बच्चों आइए हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो निकाय है, निकाय में यहाँ पे हम आदर्श गैस लिए हैं। ये इसकी जो अवस्था है P1 V1 T1 पे और ये समतापी प्रक्रम के द्वारा इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है P2 V2 T1 से। अर्थात जब P1 V1 T1 से ये किस में परिवर्तित होती है, P2 V2 T1 में। ये देखिए समतापी प्रक्रम में। समतापी प्रसार में जो इस समय जो सिस्टम द्वारा कार्य किया जाएगा उसको हम लिख सकते हैं W = म्यू R T1 log V2 / V1। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरे चरण में देखिए, जब ये B से C तक जाता है, अर्थात जो चरण है ये P2 V2 T1 से और ये इसकी अवस्था परिवर्तित होती है P3 V3 T2 तक। यहाँ पे जो प्रसार है वो क्या है, रुद्धोष्म प्रसार है। तो इस रुद्धोष्म प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, वो होगा W, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2, प्रोसेस 1 से 2 है वहाँ से, फिर यहाँ से हम लिखते हैं 2 2 3 और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू R ब्रैकेट में T1 माइनस T2 और ये हो जाएगा गामा -1। यहाँ पे गामा क्या है, गामा इक्वल टू CP/CV। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे समतापी संपीड़न हो रहा है। तो उस समय सिस्टम पर किया गया कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा W3 4 और ये हो जाएगा म्यू R T
T2, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, समताप, इसमें जो समान ताप है वो T2 है, तो म्यू आर T2 लॉग ये हो जाएगा V4/V3। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर माइनस साइन बाहर कर लें तो माइनस म्यू आर T2 लॉग V3/V4। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार जो चौथा चरण है, मतलब ये स्टेज 4 से 1 तक फिर पहुंचता है, तो हम लिख सकते हैं W4(1) यहाँ हो जाएगा। और इस समय रुद्धोष्म में संपीड़न हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा ऑन द सिस्टम, निकाय पर जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा म्यू आर, और यहाँ से देखिए तो ये लिख सकते हैं T2 माइनस T1/γ-1। और अगर हम माइनस साइन यहाँ बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा माइनस म्यू आर T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा अपॉन γ-1। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 से अब पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य, पूरे एक चक्र में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं W इक्वल टू देखिए हम लिख सकते हैं W इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर T1 लॉग V2/V1 प्लस म्यू आर T1 माइनस T2 γ-1, फिर ये हो जाएगा माइनस म्यू आर T2 लॉग V3/V4 प्लस माइनस यहाँ से ये जो चौथा है V41, ये क्या है माइनस म्यू आर T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा γ-1। और इसको आप देखिए तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर T1 लॉग V2/V1 माइनस म्यू आर T2 और लॉग V3/V4। चूँकि जो उष्मा इंजन की दक्षता होती है वो क्या होती है, ईटा इक्वल टू W/Q1। यहाँ से हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू W ये है म्यू आर T1 लॉग V2/V1। बच्चों जो Q1 होगा कि जो ली गई उष्मा होती है वो सिस्टम से, वो समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के केस में वो क्या हो जाएगा, W1 के माफ करिएगा, जो इस प्रक्रम में जो उष्मा ली गई थी W12 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये W की वैल्यू होगी म्यू आर T1 लॉग V2/V1 माइनस म्यू आर T2 लॉग V3/V4। और देखिए सिंस W12 इक्वल टू Q1, तो W12 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और ये वैल्यू है कि म्यू आर T1 लॉग V2/V1। और यहाँ से आप देखिए हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू आर T2 लॉग V3/V4 डिवाइडेड बाई
म्यू आर T1 log V2 अपान V1। बच्चों देखिए यहाँ पे ये B से C अर्थात यहाँ पे इस चरण को देखिए, जब 2 से 3 जो दूसरा चरण है उसमें क्या हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। तो वहां से हम रुद्धोष्म के लिए लिख सकते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि T1 V2 गामा -1 इजकल टू हो जाएगा ये T2 V3 गामा -1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 अपान V3 हो जाएगा गामा -1 इजकल टू T2 अपान T1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 अपान V3 इजकल टू T2 अपान T1, और ये हो जाएगा 1 अपान गामा -1। ये देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए ये A है। इसी प्रकार हम इसमें जो रुद्धोष्म संपीड़न है यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए T2 V4 टू पावर गामा -1 इजकल टू T1 V1 टू पावर गामा -1, और यहाँ से लिखेंगे T2 अपान T1 टू पावर 1 अपान गामा -1, और ये इजकल टू हो जाएगा V1 अपान V4। अब इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए ये B है। अब यहाँ से देखिए A और B से देखिए हम लिख सकते हैं V2 अपान V3, और ये हो जाएगा V1 अपान V4, और इसको लिख सकते हैं कि V3 अपान V4 इजकल टू V2 अपान V1, और जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं ईटा इजकल टू 1 माइनस ये म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा T2 अपान T1 लॉग V3 अपान V4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लॉग V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकते हैं V3 बाई V4, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ईटा इजकल टू 1 माइनस T2 अपान T1। ये है दो तापों के बीच कार्य करने वाले कार्नोट इंजन के लिए, कार्नो इंजन के लिए उसकी जो उष्मा इंजन की दक्षता है। बच्चों आइए कार्नोट इंजन से संबंधित जो निष्कर्ष है, या ये कह लीजिए कि कार्नो प्रमेय को हम देखें, कार्नोट थ्योरम क्या है। तो पहला है कि दिए हुए गर्म तथा ठंडे उष्माशयों के क्रमशः दो तापों T1 तथा T2 के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। और दूसरा है कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। आइए इसको समझते हैं। बच्चों मान लीजिए कि कोई दो इंजन है, एक उत्क्रमणीय इंजन है जिसे कार्नोट इंजन कहेंगे, कार्नो इंजन कहेंगे, और दूसरा अनुत्क्रमणीय इंजन है। अनुत्क्रमणीय इंजन को हम I से डिनोट करते हैं और उत्क्रमणीय इंजन को हम R से डिनोट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि I जो है वो सोर्स और सिंक के बीच में इस प्रकार कार्य करता है कि सोर्स से Q1 उष्मा लेके और वो W डैश वर्क करता है, और वो Q1 माइनस W डैश उष्मा वो सिंक को देता है। तो इस प्रकार जो इस अनुत्क्रमणीय इंजन की जो इफिशियंसी होगी हम लिख सकते हैं ईटा I इजकल टू W डैश अपान Q1। इसी प्रकार हम रिवर्सिबल इंजन जो कार्नो इंजन है उसकी इफिशियंसी ईटा R इजकल टू लिख सकते हैं W बाई Q1। हम ये माने हैं कि जो रिवर्सिबल इंजन है वो Q1 उष्मा लेके W कार्य करता है,
और Q1 माइनस W उष्मा वो सिंक को देता है। इससे आप इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, अगर हम ये मान ले कि मान लीजिए कि जो कार्नो इंजन है उसकी जो दक्षता है वो अनुत्क्रमणीय इंजन से कम है, यानी कि इफ ईटा R इज लेस देन ईटा I, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 से देखिए तो आप देख सकते हैं कि W इज लेस देन क्या होगा, W डैश। अब हम इस दोनों इंजन, उत्क्रमणीय इंजन और अनुत्क्रमणीय इंजन दोनों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो I है वो उष्मा इंजन की भांति कार्य करे और R है वो प्रशीतक की भांति कार्य करे। यदि उष्मा इंजन Q1 उष्मा लेके W डैश कार्य करता है और Q1 माइनस W डैश इसमें सिंक को उष्मा देता है, और हम ये कहते हैं कि जो रिवर्सिबल इंजन है, जो कार्नो इंजन है, वो Q2 उष्मा सिंक से लेके सिस्टम पे W कार्य करता है और Q1 उष्मा इसको देता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि Q2 इजकल टू Q1 माइनस W, और ये क्या होगा, आप देखिए ये होगा ग्रेटर देन Q1 माइनस W डैश, क्योंकि W डैश है वो W से बड़ा है। इस प्रकार Q1 माइनस W माइनस Qn माइनस W डैश उष्मा जो होगी वो इसमें ट्रांसफर होगी, तो ये हो जाएगा W डैश माइनस W। इस प्रकार जो ये IR संयोजन निकाय है यह ठंडे उष्मा स्रोत से Q1 माइनस W माइनस Q1 माइनस W डैश अर्थात W डैश माइनस W उष्मा निकालता है और एक चक्र में इतना ही उष्मा की मात्रा के बराबर कार्य सौंपता है, और पूरे चक्र में कहीं भी सोर्स या अन्यत्र कोई कार्य नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं उष्मागतिकी के द्वितीय नियम, जो कि केल्विन प्लांक का जो प्रकथन है, इसके विपरीत है। इस प्रकार हमारा जो एजम्पशन था कि ईटा I इज ग्रेटर देन ईटा R, ये गलत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान तापों के बीच कार्यरत कोई भी उष्मा इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। तो बच्चों, जो हमारा दूसरा प्रमेय है कि किसी भी कार्नो इंजन की दक्षता उसके कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं होती, इसको भी हम इसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए जो I रिवर्सिबल इंजन था, हम ये मान लेते हैं कि यह भी उत्क्रमणीय इंजन या रिवर्सिबल इंजन की तरह कार्य करता है, और हम ये मानते हैं कि R I को विपरीत दिशा में चलाता है, अर्थात I प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हम जैसे अभी सिद्ध किए थे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि R की भी जो दक्षता होगी वो I की दक्षता से अधिक नहीं होगी। दूसरे चरण में हम क्या कर लेते हैं कि अब ये मानते हैं कि ये I जो है R को विपरीत दिशा में चलाता है, अर्थात यह अब प्रशीतक की तरह R कार्य करता है, और जब हम प्रूफ करेंगे कि ये I की जो दक्षता है वो R की दक्षता से अधिक नहीं है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों इंजन की जो दक्षता है वो बराबर होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इंजन की जो दक्षता है कार्यकारी पदार्थ पे निर्भर नहीं करती। तो बच्चों, आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से होमवर्क नोट कर लीजिए। थैंक यू।